जो पहला पी है वो है प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानना जरूरी है, वो मार्केटिंग में किस तरह से मदद करता है वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो वैल्यू की जो पोजीशंस है, अगर आप यहाँ पे अगर एक सर्कल में आपको जो दिखाई दे दिया गया है, अगर उसमें ध्यान से देखें तो ये ब्रांड, प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस, ये तीन अलग अलग सर्कल्स दिखाए दिखाए गए हैं यहाँ पे। और तीनों सर्कल्स ने जो आपस में इंटरसेक्शंस किया है, तो वो बताता है कि वही एक एरिया है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। तो तीनों सर्कल में से जो देखेंगे, जो कट के निकलता है, वो एरिया है, वो है वैल्यू प्रपोजिशंस। तो ये हमें समझने की जरूरत है। सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं होगा, सिर्फ प्रोडक्ट से काम नहीं हो सकता है, और सिर्फ ब्रांड से भी काम नहीं हो सकता है। बिना प्रोडक्ट के ब्रांड नहीं कर सकते हो, बिना एक्सपीरियंस के ब्रांडिंग नहीं होगी। उसी तरह से बिना एक्सपीरियंस के ब्रांडिंग नहीं होगी, और बिना प्रोडक्ट के ब्रांडिंग नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं, और ये हमें यहाँ से समझ में आता है। तो प्रोडक्ट की जो विशेषता है वो हमें क्या समझाता है कि ये जो आपको हाथ में दिखाई देता है, ये फिजिकली उससे ज्यादा उसकी कीमत है। उसके अंदर वैल्यूज क्या है, उसके अंदर सॉल्यूशंस और एक्सपीरियंस, इनका जो मिक्स होकर के जो निकल के आ रहा है, वो है एक्चुअली जो है वैल्यूज। अब अगर कोर प्रोडक्ट देखा जाए तो आपको समझने के लिए ये जो है आसानी होगी कि कोर प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आपने एक जो है फोन ले लिया, फोन बेचने की बात हुई, तो फोन में क्यों आपको चाहिए, फोन क्यों खरीदोगे, तो आपके उसको बेसिक्स बेनिफिट्स क्या है। मतलब किसी का फोन आना चाहिए और जाना चाहिए, आप फोन करके किसी को लगा सकते हो, आ सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन उसके अंदर हो रहा है, तो वो एक फोन के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन आप जो है जब एक्चुअली जब फोन बेचते हो तो क्या देते हो, तो क्या खाली जो है नोकिया जैसी इतनी बड़ी कंपनी मार्केट में, वही एक समय पूरा उसका ब्रांड चलता था, और अभी ऐसा हो गया कि नोकिया पूरी मार्केट से गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्योंकि उसने अपनी चीजें कस्टमर के परसेप्शंस के अनुसार अपग्रेड नहीं किया। तो एक्चुअल जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर अलग से एडिशनल फीचर्स दे दिए जाते हैं। आप आईफोन देखिए, अब जाते हो तो आईफोन ने अपने आप की एक ब्रांड बना रखी है कि वो, उसको आपने ले लिया तो वो वैल्यू वहां पे क्रिएट कर रहा है। सिर्फ ये कोर प्रोडक्ट सिर्फ कम्युनिकेशंस नहीं है कि आपने फोन किया और हमने उसको फोन किया ले लिया, ये नहीं है। उनके अंदर कुछ जो ऐसे फीचर्स डाले जाते हैं जो वास्तव में जरूरत है, पब्लिक को उसकी जरूरत है और वो दूसरे फोन में नहीं मिल रहा है, और वो उसको जो है उसकी वैल्यूज को बढ़ा देता है। कीमत इस, जब तक आप किसी प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तब तक वो मार्केट में सेल नहीं किया जा सकता। तो जब एक्चुअल प्रोडक्ट की आप बात करते हैं तो उसके अंदर उसकी फीचर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जो फोन तो सारे हैं, पोको है, जियोमी है, और लोकल ब्रांड के बहुत सारे फोन्स हैं, लेकिन उनकी जो डिजाइन है वो अलग अलग हो जाती है। सबकी अपनी अपनी डिजाइन अलग हो जाते हैं, और सारे लोगों के फीचर्स अलग हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कस्टमर जब देखता है तो उसको क्या देखने को मिलता है, उसकी पैकेजिंग देखता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं आप देखोगे कि वो सिर्फ पैकेजिंग की वजह से बिक जाते हैं। आप लेस देख लीजिए, लेस पूरा इतना बड़ा पैकेजिंग उसका करके देते हैं, और उसके अंदर 10-15 चिप्स होता है, और बाकी इतना बड़ा वो उसके अंदर हवा भर के दे दिए हैं आपको। तो उन कस्टमर्स को वो सेटिस्फेक्शन मिलता है, पैकेजिंग जो है देख करके आंखों को अपील किया, और वो उसको खाता है, खरीद लेता है। दूसरा होता है उसकी क्वालिटी, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है या क्या है। तो अगर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज बेटर, देन आल्सो जो है एक्चुअल प्रोडक्ट में आपकी ये सारे फीचर्स आ जाने चाहिए, तब जाकर के वो सेल में चला जाता है। तो कोर प्रोडक्ट आपको, मुझे मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और कोर प्रोडक्ट के बाद जो है, अब ये उसके अंदर एक्चुअल जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो आपको समझ में आ गया। अब ये दोनों से भी ऊपर जो होता है वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है। क्योंकि आप और भी क्या, क्योंकि कस्टमर का जो है ना एक्सपेक्टेशंस एंडलेस हो जाता है। वो और क्या मुझे मिल जाए, और क्या मुझे मिल जाए, वो सोचता रहता है। तो आप अब प्रोडक्ट जब बेच रहे थे तो आपने उसको ये बोल दिया कि भाई इसमें 1 साल की वारंटी भी हम आपको दे रहे हैं, 2 साल की वारंटी भी दे रहे हैं।
तो वो एक एडेड ऑगमेंटेड फीचर्स हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट जो है दूसरा आदमी जो है उसमें वारंटी नहीं दे रहा है और ये वारंटी दे रहा है, तो ये एक एडेड फीचर्स इस प्रोडक्ट को और अपील करना चालू कर देता है। अब अगर आप देखें, वो तीसरा करेक्टर वो क्या चाहता है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो ये देखना चाहता है कि ये जो आप बेच रहे हो इसमें अगर आप जो है बेचने के बाद जो सेल्स के बाद सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसमें क्या सपोर्ट है आपका। तो वो अगर आपने सपोर्ट दे दिया कि यस आफ्टर सेल्स भी हम जो है आपके साथ खड़े हैं, तब वो एक और एडेड जो है अगमेंट प्रोडक्ट जो बन करके आपका तैयार है। वही प्रोडक्ट आपका जो बेचा आपने वही बेचा था, वही प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे उसकी आगमेंटेशन और फर्दर बढ़ गई। अब देखिए, अब उसके बाद आपने उसमें पर्सनलाइज टच दे दिए, फीचर्स दे दिए। जैसे पहले जो था मोबाइल वो बटन पे था, बाद में आया, अब जो है टच स्क्रीन आ गया, आप आराम से उसको स्मूथ करो। ये सब उनको एक बहुत अच्छा फील दे रहा है। इसकी वजह से वो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट को पर्सनलाइज टच दे करके भी आप बेच रहे हैं। तो अब ये पूरी जो डिफिनीशंस हैं, इससे आपके प्रोडक्ट की जो है डिजाइनिंग और वैल्यू ऑफ ऑफरिंग क्रिएट हो रही है यहाँ से। अब आप अगर किसी को कुछ प्रोडक्ट लेना है तो वो उसकी उसके लिए कितना कीमती है वो जानना चाहता है। तो ये सब करेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी वैल्यू क्रिएट करती हैं। वैल्यू और प्राइस दोनों डिफरेंट चीजें हैं, हमें समझना होगा। तो रियल टाइम जो फैक्ट्स है, वो आज के डेट में जो हमारा इंडियन कस्टमर्स है, वो क्या प्रिफर करता है कि वो जो जो आप उसको जो प्रोडक्ट दे रहे हो, आप उसके बाद जो है सेल्स के बाद किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट देने वाले हो। तो वो अगर आपने दिया तो हमारा इंडियन कस्टमर्स उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है। तो हमें जिस मार्केट में अपना काम करना है उस मार्केट के करेक्टरिस्टिक्स को समझना चाहिए और उसके अनुसार हमें अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को डेवलप करके ऐड करना चाहिए। अब अगर आप उसकी इनसाइट्स देखें तो सक्सेसफुल कंपनी जो होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को रिवाइज करती रहती हैं, पोर्टफोलियो को रिवाइज करती रहती हैं, उसको बार बार चेंज करती रहती हैं। तो लोग अब देखिए, अगर आईफोन आप लेते हो तो वो आईफोन का सितंबर में लोग इंतजार करते हैं, अगला वर्जन आने वाला है। तो वो लगातार उसका जो है वो प्राइस भी ज्यादा होगा, कुछ फीचर्स नए उसके अंदर वो ला करके देगा आपको। तो ये चीजें जो है ना, ये प्रोडक्ट को डिफाइन करती हैं कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिजाइन और उसकी वैल्यू और लगातार उसके अंदर अपग्रेडेशन और सेल्स आफ्टर सपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें मिला करके आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये था एक करेक्टरिस्टिक्स, जो 4 P's है उसका पहला करेक्टरिस्टिक्स। एक पी जो है अभी हमने एज ए प्रोडक्ट चर्चा किया आपके साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बात पे आ जाते हैं कि दूसरा पी क्या है। दूसरा पी है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्राइस। अब आप प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, अब उसकी प्राइस पे आ जाओ। अगर आपको प्राइसिंग नहीं आती है और मार्केट का वो नहीं समझ सकते हो कि वो किस तरह से खेल रहा है, तो आपको चैलेंज आएगा। तो प्राइस के लिए क्या होता है कि प्राइस दोनों चीजों के लिए काम करेगा, क्योंकि ये आपका ब्रांड और परसेप्शन, ये दोनों को ध्यान में रख करके प्रॉफिटेबिलिटी को भी आप उसमें लोड कर पाओगे। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्राइसिंग जो है ना उसको उसकी कास्ट कितनी है, उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है, और उस प्रोडक्ट क्या मार्केट में कंपटीशन कैसा है, क्या मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट है या उसके कंपटीटर्स हैं आपके पास। अगर मोनोपोलिस्टिक है तब तो अलग बात हो गई, जो है फिर अपने ढंग से आप जो है प्रोडक्ट की प्राइस रखोगे। कंपटीशन है तो प्राइसिंग आपकी जो है कंपटीटिव हो सकती है। फिर कस्टमर की सेंसिटिविटी कैसी है, कस्टमर कितना स्मार्ट है, कितना लेमैन टाइप का है, या क्या उसकी सेंसिटिविटी का लेवल कैसा है, कंज्यूमर का जो कैटेगरी है, कौन सा आपका प्रोडक्ट जो है वो जो कंज्यूमर है कौन से कैटेगरी में आता है, हाईली एजुकेटेड है, लेस एजुकेटेड है, रूरल बेल्ट से है, अर्बन एरिया से है। तो ये सारी चीजें स्टडी करके ही आप उसकी प्राइसिंग को सेट कर सकते हो। क्योंकि अलग अलग रीजन के जो कस्टमर्स हैं, उनका जो इनकम कैटेगरी है वो अलग है, उनके जो थिंकिंग प्रोसेस और परसेप्शंस हैं वो अलग हैं, उसके अनुसार ही आपको ये
प्राइसिंग करने का जो है मिलता है, उसी के अनुसार आप प्राइस कर सकते हो। तो पेनिट्रेशन कैसे करोगे? तो कभी आपको कंपटीशन है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो उस केस में आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि हम पेनेट्रेटिंग स्ट्रेटजी में चलें। प्राइसिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम पेनेट्रेट करें। जैसे कि आपने देखा कि जियो ने क्या किया, 2016 में सब फ्री में ऑफर कर दिया आपको। वो पेनिट्रेट करने के लिए उसकी प्राइस जो है खत्म कर दिया, उसने 6 महीने फ्री में ऑफर दे दिया। सारे लोगों ने अपना रजिस्टर कर लिया, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया अब उसने अपनी प्राइस को, अब आप जिस फ्री में होने से वो डाटा मार्केट से खरीदने के बजाय उसने सारे डेटा, ऑटोमेटिक वैलिडेटेड डेटा उसके पास आ गए। अगर आप समझिए कि अगर 10 करोड़ उसके पास खाली जो है 140 करोड़ में से अगर 10 करोड़ ही अगर उसके पास कस्टमर हैं फ्री वाले, अब वो 1 रुपए अगर उस पर चार्ज करता है तो 10 करोड़ सीधा हो जाता है उसको। तो वो अब उसके पास वॉल्यूम मिल गया है, अब उसमें उसको खाली खेलना है कि हम किस तरह से अपनी प्राइसिंग को सेट करें। अब जो मार्केट में कंपटीटर्स थे वो उनकी कम उनको तोड़ दिया उसने, और वहां पे अपनी ये होती है पेनिट्रेटिंग प्राइस। तो जो रनिंग प्लेयर थे उनके साथ जो है उसमें गवर्नमेंट की जो कंपनियां थी, एम बीएसएनएल थी, एमटीएनएल थी, इन लोगों को जबरदस्त नुकसान किया, क्योंकि वो लोगों की प्राइसिंग चेंज नहीं हो सकती है, वो गवर्नमेंट कंपनी है। उन्हें उनके एक्सपेंसेस फिक्स हैं उसको, और उनकी स्ट्रेटजी भी फिक्स है। वो ऐसे मार्केट ड्रिवन नहीं बना पाएंगी क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। और ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, दे कैन मेक देयर ओन स्ट्रेटजी और उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये हुआ एक तरीका प्राइसिंग का कि हम पेनेट्रेशन के साथ प्राइस बना रहे हैं कि हमें मार्केट में हमें पेनेट्रेट करना है। अब दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि हम स्कीमिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसमें कि हमारा जो है इनिशियल प्राइस तो थोड़ा सा हाई हमने रख दिया, और फिर ओवर जो है उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको कम कर दिया। जैसा आप देखो ये आईफोन आता है मार्केट में तो 1 लाख 1.5 लाख का आ रहा है, और उसके बाद 6 महीने के बाद ही वो धीरे से जो है उस प्राइस को नीचे कर देता है, क्योंकि उसको अब जो है सेकेंड प्रोडक्ट लेकर के आना है। तो उससे वो मार्केट में नीचे जब घसकना चालू होता है तो क्या है, उसकी एक दूसरी स्ट्रेटजी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में ये भी एक स्ट्रेटजी चलती रहती है कि हम पहले जो है उसको मार्केट में जब लॉन्च किए, नया प्रोडक्ट होता है उस समय उसकी हाई वैल्यूज है, उसको हमें उठा लेना चाहिए। बाद में हम उसको क्या करेंगे कि कम बेशी कर सकते हैं। तो उस तरह से वो मार्केट को प्ले करता है। तीसरा कैटेगरी है जो प्राइस सेट करने का, वो होता है आपको साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक आम आदमी की जो साइकोलॉजी होती है कि वो एक बैरियर होता है, मेंटल बैरियर। अब 500 रुपए का प्रोडक्ट है, ये 500 रुपए का लिया, 600 रुपए का लिया, 1 हजार का है, 2 हजार का है, तो ये जो नंबर्स हैं ये उनके दिमाग को इस तरह से असर करता है कि नहीं, 1 हजार के ऊपर 1 हजार 1 रुपए हो गया तो उनको लगता है कि ये ज्यादा है। लेकिन आपने जैसे ही उसको बोला 999 का ये है, तो उनको ये 1 हजार वाला जो टच है वो नहीं मिलता है। तो वो एक साइकोलॉजिकली उनको अपील करता है कि नहीं, 1 हजार के अंदर में ही हमारा प्रोडक्ट मिल गया हमें। तो ये दूसरी प्राइसिंग की स्ट्रेटजी ये दूसरी हो गई। और जो चौथी प्राइस की स्ट्रेटजी होती है वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की होती है, कि आप जो है अब अपनी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आप खुद देख लो। आप मार्केट को असेस कर लिया और आपने ये परसीव किया कि ये जो है वैल्यू है। तो मैं अगर एक प्रोडक्ट जैसे बात करूं आईफोन की ही, तो अगर वो आज के डेट में उसने ऐसी वैल्यू क्रिएट कर रखी है कि आज उसका टोटल कास्ट अगर जो है 10-15 हजार रुपए भी पड़ता है, तो भी आज के डेट में वो अपने प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च कर सकता है 50 हजार 60 हजार में, क्योंकि उसने इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर लिया है मार्केट में कि ये हाई वैल्यू ब्रांड है, ये आइटम है। तो वो अपनी ब्रांड की कीमत अब लोड करके आपसे ले रहा है। वो 20 हजार 30 हजार के भी प्रोडक्ट को वो 1.5 लाख में सेल करता है, तो हम खुशी खुशी जाकर के ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रस्ट फैक्टर उस पर बना हुआ है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है। तो हमें वो चीज को देखना चाहिए। तो ये जो प्राइसिंग हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की जब करते हैं, तो ये जो सेकंड पी हमने आपको चर्चा किया प्राइस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने बहुत ज्यादा प्राइस हाई कर दिया और उसका कंपटीटर ऑलरेडी मार्केट में है,
तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। आप अगर आपकी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है और ऐसा प्रोडक्ट है जो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है मार्केट में, वहां आप अपनी मर्जी से जितना बड़ा प्राइस रखना चाहते हो रख पाओगे। लेकिन अगर आपने परसेप्शन मार्केट में नहीं क्रिएट कर पाए, स्टार्टिंग में हाई वैल्यू रख दिया और बाद में पता चला इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, या इसकी जो है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा कि आप जो है बड़े जितने जल्दी मार्केट में इन हो जाओगे उतने जल्दी आउट हो जाओगे। तीसरी होती है कि उसको आपको अपग्रेड करके प्राइसिंग का आपके पास क्या डिजाइन और बैकअप है क्या, कि उसकी ये मोनोपोली आप कंटिन्यूअस मेंटेन कर पाओगे क्या। क्योंकि आजकल जैसे ही आप जो है मार्केट में कोई बढ़िया प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट डिजाइन कर लेकर के आओ, तुरंत उसकी कॉपी बना करके मार्केट में दूसरे लोग उसका फायदा उठाने के लिए लॉन्च कर देते हैं। ऐसे समय में आप क्या करोगे, उस समय आपकी कुछ तो ऐसी मोनिपुलिस्टिक जैसे ये होनी चाहिए कि वो चीज वो तोड़ ना पाए। तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं उसमें आप जो है कुछ प्रोग्रामिंग हो गया, आपके चिप्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये चीजों को इन्वॉल्व करके उससे आप डेवलप कर पाओगे। तो रियल टाइम फैक्ट अगर आप देखो तो जोमेटो ने क्या किया, उसने डायनेमिक प्राइसिंग लगा दिया। ये एक अलग स्ट्रेटजी उसने क्रिएट कर ली कि जिस समय पीक आवर्स है उस समय उसने पैसे अपने बढ़ा दिए, और बाकी टाइम में वो दिखाने के लिए कि नहीं हमारा इतना ही परसेंट चेंज हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 22-23% का वेरिएशन उसने जो जोमेटो ने अपने को दिखा करके आपको प्रोडक्ट को ले रहा है। तो ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे पी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज आवर थर्ड पी। तो ये थर्ड पी जो है अगला इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जो है आपको प्रोडक्ट की प्लेस कहाँ पे है। अगर किस तरह से प्लेस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो अगर आपने सही चूज नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे। आपने अर्बन प्रोडक्ट लिया और रूरल एरिया में बेच रहे हो तो आप फेल हो जाओगे। आपने रूरल प्रोडक्ट लिया अर्बन एरिया में बेच रहे हो तो फेल हो जाओगे। आपने डायरेक्ट टू कस्टमर के प्रोडक्ट को क्रिएट किया और आप उसमें जो है इनडायरेक्ट सेल में जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। तो ये जो प्लेस है, ये हमें समझने की जरूरत है कि हम किस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये होता है कि आप पहले आप सही टाइम पे आपने अपने प्लेस को कर लिया, प्लान कर लिया। तो डायरेक्ट क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का टाइप जो है एक डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट में क्या किया आपने, डायरेक्ट कंपनी ने जो प्रोड्यूस तैयार किया वो सीधा कंज्यूमर को दे रही है। तो इस केस में कस्टमर जो होता है, जो कंज्यूमर है, उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो बीच के उसके एक्सपेंसेस हैं, जो कमीशंस वगैरह होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, एग्रीगेटर्स को, इनको जो देना पड़ता है, वो सारी चीजें जो है वो एलिमिनेट हो जाती हैं, और सीधा कंपनी का जो कॉस्ट है और उसकी जो प्रॉफिट लोडिंग है उसके साथ वो सीधा सीधा कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है यहाँ पे देना है। दूसरी जो इनडायरेक्ट प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी है, ये क्या है कि आपको मार्केट में जाना है तो आपको पता भी नहीं है बहुत सारी चीजें, और आपको जो होलसेलर, रिटेलर, एग्रीगेटर ऑलरेडी मार्केट में है, इनके साथ जब जाते हो तो आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के साथ जा रहे हो कि नहीं, इनकी एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती चली जा रही है, और लोकलाइज्ड होने की वजह से उनका एक रिपुटेशन है मार्केट में, लोकल उनकी खुद की वैल्यू है, उस वैल्यू के बेसिस पे वो आपके प्रोडक्ट को भी प्रमोट करके लेकर के जा सकते हैं। या आप जो है लोकल आपने बड़ी ब्रांड तो क्रिएट कर ली, और आपने बिग बाजार, आप बहुत बड़ा ब्रांड है, आपका डी मार्ट बड़ा ब्रांड बन गया। अब ये कहीं पे भी खड़ खोल सकते हैं और वहां पे इस तरह का उन्होंने मैकेनिज्म को एडाप्ट कर सकते हैं कि आपने एग्रीगेटर लगा लिया, रिटेलर लगा लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी है वो है हाइब्रिड मॉडल। ये हाइब्रिड मॉडल जो है वो क्या करता है, ये हाइब्रिड मॉडल आज के डेट में काफी तेजी से सक्सेस हो रहा है। रीजन ये है कि वो मिक्स मोड में आ गया। जैसे कि नायका का है आपका, आप देखिए तो प्रोडक्ट जो है मिक्स है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन का क्या हो गया, आजकल जो भी हैं लोग सब होशियार हो गए हैं। उस केस में क्या करते हैं, जाते हैं ऑफलाइन और वहां पे प्रोडक्ट की प्राइस देखते हैं और फर्स्ट हैंड फील लेते हैं, हाथ में लेकर के देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
और उसके ब्रांड के नाम क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने, कोड क्या है, वो सारी चीजें दुकान में जाकर के देख लेते हैं और समझ जाते हैं और अपने दिमाग में ये फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट तो लेना है करके। अब नेक्स्ट लेवल पे वो आते हैं कि वो जाकर के वेब पेज पे जाते हैं, ऐप में जाते हैं, वहां पे जाकर के उस प्राइस को समझने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जिस टाइप प्राइस पे ये बेच रहा है और वहां पे जो जिस प्राइस में बेच रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। वो जो डिफरेंस है वो उनको समझ में आ जाता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि ऑफलाइन में उन्होंने दिखा दिया कि मैं ये 2,500 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, और ऑनलाइन में उसी प्रोडक्ट को उन्होंने दिखा दिया कि ये 2,000 में मिल रहा है। तो एक ही कंपनी नायका ने दो खाली प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिए, और आप जाकर के एक्चुअली उसका प्राइस 1,500 रुपये ही है, लेकिन आप 2,000 में आप खरीद लोगे। तो ये हो गया एक हाइब्रिड मॉडल की जो है, आपको एक सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पे देखने को मिल गया, और उसके बाद वहां जाकर के आपको प्राइस से सेटिस्फेक्शन मिला और आपने इसको प्रोडक्ट को खरीद लिया। तो ये हो गया हाइब्रिड मॉडल। तो ये प्लेस में आपको काफी जो है, आप किस तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो रियल टाइम फैक्ट क्या है, आप देखो अमेजॉन इंडिया जो है, वो जो ऑपरेट कर रहा है, ओवर 60% जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उसके, वो डिलीवर्स करते हैं 100% इंडियन जो सर्विसेबल पिन कोड्स हैं। मतलब वो अपनी रिच को जो है वो इस तरह से कवर कर रहा है कि 100% कवरेज के लिए 100% तो पहुंच नहीं सकता ना, हर पिन कोड में उसकी रिटेल शॉप नहीं खुल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितना वॉल्यूम है, जो है वहां पे कितनी पोटेंशियल है, उसके अनुसार खोलेगा। अब ये जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि वो 60% चीजों को कवर कर लेते हैं कि ठीक है, वहां से हम जो है वो हमारे जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम बियर कर लेंगे, और उसकी लोडिंग कॉस्ट करके वो वहां पे फिर अपनी चीजों को कवर कर रहा है। तो ये है एक स्ट्रेटेजिकल जो है प्लेस का जो तरीका है मार्केटिंग का, वो एक ये दूसरा तीसरा तरीका है ये हमारा। तो लोकेशन की एसेसिबिलिटी मिल गई, डिलीवरी की स्पीड बढ़ गई आपकी, लोकल का स्टॉक अवेलेबिलिटी वहां पे आपको मिल रहा है, और जो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन है वो एक की फैक्टर्स यहाँ पे डेवलप होकर के आ गया कि ये सारी चीजें आपको अवेलेबिलिटी आपको वहां पे मिल रही है। तो ये आपका प्लेस इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब अगला होता है प्रमोशंस, क्योंकि आपका ये मिल जाने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ। काम कब होगा, जब आपने जो है उसकी ब्रांडिंग कर रखी है, क्योंकि मार्केट में कोई कब आपसे बात करेगा, कब लेना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, वो तभी करेगा जब उसको आपके ब्रांड के बारे में पता है। तो वो कैसे होगा, तो प्रमोशन क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड डिजायर्स, ये होता है। प्रमोशन को इनकम्पास करो, आपके कम्युनिकेशंस को जो है वो आप इस तरह से कस्टमर तक पहुंचाओ कि उनको पता रहे। तो अब प्रमोशंस के कितने तरीके हैं, वो सारे लोग यूज करते हैं। तो एक तो होता है एडवर्टाइजिंग, आपने चीजों को एडवर्टाइज करने के लिए, आपका प्रोडक्ट क्या है, वो उस तरह से आप उस मीडिया को, उस टूल को इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट आप प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी में दे रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट आप डिजिटल दे रहे हो। ये जितनी एडवर्टाइजिंग का हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, प्रमोशंस कर रहे हैं, उसके सब एक्सपेंसेस हैं। वो सारे एक्सपेंसेस आपके जो है वो कॉस्टिंग में लोड होंगे, और वो प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली चीजें हैं। तो हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है कि हम किस पे हम काम करें। दूसरा होता है आप तरीका प्रमोशंस का, कि हम उसको जो है सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट कूपन्स दे करके ऑफर करें। आजकल देखिए बहुत सारे कस्टमर्स जो है ये अपील करते हैं, वेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांड है, रेमंड का ब्रांड है, ये साल में एक बार तो डिस्काउंट में लेकर के आता है, 20%, 30%, 40% डिस्काउंट्स रहते हैं। तो लोग वेट करते हैं कि उस समय में जाऊंगा, मैं खरीद लूंगा। और ये आपकी भी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उस समय आपने स्टॉक क्लियरेंस का आपने लगाया और वो कर लिया। तो ये एक दूसरा तरीका होगा अपने सेल्स को प्रमोट करने का। तो आपने, हो सकता है मंथली आपका टारगेट नहीं अचीव हो रहा है, लेकिन आपने उसको जो है क्वार्टरली तो अचीव कर लिया बीच में, या 6 मंथली आपने टारगेट अचीव कर लिया, या आपने एनुअल ओवरऑल जो टारगेट रखा था वो आपने इस प्रमोशंस के द्वारा अचीव कर लिया। नेक्स्ट आता है कि आपने पब्लिक रिलेशंस,
आपकी कैसी है, आपका प्रोडक्ट तैयार है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपकी मार्केट में इमेज ऐसी बना दी जाए कि आप जो है, आप देश के हित में काम नहीं करते हो, पब्लिक के हित में काम नहीं करते हो, आपका जो तरीका है वो ठीक नहीं है, तो उस केस में आप क्या करने वाले हो? उस केस में एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के बारे में भी एक जो इमेज क्रिएट होता है वो अच्छा नहीं क्रिएट होगा। और अगर आपका इमेज किसी ने स्पॉइल कर दिया, प्रेस रिलीज आया कि इन्होंने बहुत बड़ा, ये कंपनी बहुत बड़ा फ्रॉड काम कर रही है, तो उस फ्रॉड के चक्कर में आपका जो है ब्रांड खराब हो जाएगा और अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी खराब हो सकती है। तो आपको कंटिन्यूअस अपने पीआर को बना करके रखना पड़ेगा। तीसरा है आपका, एक मिनट, क्या होता है, एक मिनट, पर्सनल सेलिंग, ये एक तरीका है प्रमोशंस का, जिसके पास वॉल्यूम में आपको सेल करना है, वॉल्यूमेट्रिक है, हाई वैल्यू वॉल्यूम है, तो वो आप उस तरह से पर्सनलाइज सेलिंग में जाते हो, सेल्स करते हो, रिटेल में जाकर के डेमो देते हो और वो करते हो। और अगला जो है, अगर पांचवा तरीका देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग, जो सबसे सस्ती और बहुत तेजी से प्रभावी हो रही है, वो काम करती है इन्फ्लुएंसर्स में। तो ये तरीके हो गए हमारे जो है प्रमोशंस के। अब रियल टाइम में आप देखिए, टाटा न्यू इन्वेस्टेड 120 करोड़ डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, एंड फॉर द आईपीएल 2023 में। बहुत सारी इतनी बड़ी तो कंपनी स्टार्टअप नहीं होती है जितना कि टाटा नियो ने अपना एडवर्टाइजिंग के लिए आईपीएल में पैसा खर्चा कर दिया, लेकिन वो सबकी जुबान पे चढ़ गया, उसको पता है कि इतना बड़ा कस्टमर्स उसको सीधा मिल गया, और रिजल्ट क्या हुआ, उसको जो है वो जो 3 टाइम्स उसके ऐप को डाउनलोड बढ़ गया, एक महीने के अंदर 3 टाइम्स उसकी स्पाइक आ गई, जो है डाउनलोड हो गया। तो उसकी डायरेक्ट सेल्स और उसकी डायरेक्ट प्रमोशंस हो गए। तो ये हम आज जो चर्चा कर रहे थे, ये 4P ये हमारा था। अब